नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। और साथ ही में हम आपके लिए लेकर आते हैं बड़े बड़े नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज। और आज भी ऐसे ही एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शाहिद जमील हमारे साथ हैं जो कि एक बहुत नामी गिरामी वायरोलॉजिस्ट हैं, साथ में सीईओ हैं डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के, जो कि रिसर्च की फंडिंग करते हैं। फिलहाल डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। चलिए हम आपको बताते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो हम एक नजर डाल लेते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। आप अगर देखें तो भारत में अब तक जो आंकड़े आए हैं वो 45 लाख के पार हो चुके हैं। 24 घंटे के आंकड़े देखें तो वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। करीब अगर आप मौत के आंकड़ों को देखें तो 1209 हैं और 96,551 नए मामले आए हैं जो कि कोरोना वायरस के डेली प्रतिदिन के मामले सामने आ रहे हैं। ये एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं जो आज हमने रजिस्टर किए हैं। और इस सब के बीच में आईसीएमआर ने अपने पहले नेशनल सेरो सर्वे के जो नतीजे हैं उन्हें साझा किया है। दरअसल ये जो नतीजा किया गया था ये उस दौरान में था जब लॉकडाउन चल रहा था। 11 मई से लेकर 4 जून के बीच में 28,000 लोगों पर सर्वे किया गया और सभी 18 साल से ऊपर वालों के ही सैंपल लिए गए, यानी कि वयस्कों यानी कि अडल्ट्स के ही अंदर इस सर्वे को किया गया। और मई की शुरुआत तक 64 लाख वयस्कों में यानी कि 0.73% हुआ ये, इनमें संक्रमण होने का अनुमान लगाया गया है। हर एक आरटीपीसीआर टेस्ट से संक्रमण का मामला टेस्ट किया गया। बिना किसी मामले वाले जिले में भी अब संक्रमण इस नतीजे के मुताबिक देखा गया है। संक्रमण कम था, यानी महामारी की शुरुआती दौर का इलाकों में जो पॉजिटिविटी रेट आए थे उन पे भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में पॉजिटिविटी दर बहुत ज्यादा था, लगभग 70% तक जा रहा था। शहरी स्लम में देख लीजिए आप, करीब 16% के करीब गया था। वहीं नॉन स्लम वाले शहरी इलाके जो थे वहां 14.5% के ऊपर गया था। लेकिन ग्रामीण इलाके का पॉजिटिविटी रेट काफी चौंकाने वाला है। वहीं अगर हम ये देखते हैं कि किसमें कितना ज्यादा पाया गया, किस उम्र के लोगों में, तो ये सबसे ज्यादा 18 से 45 साल की उम्र के लोगों में यानी कि यंग युवा लोगों में पाया गया। जो 46 से 60 साल के हैं उनमें उससे थोड़ा कम लेकिन काफी हाई इंसिडेंस देखा गया और 60 साल से कम उम्र के लोगों में कम पाया गया। वो अपने आप को आइसोलेट भी ज्यादा कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर शाहिद जमील हैं, उनसे बात करते हैं ये सेरो सर्वे इसका क्या मतलब है। डॉक्टर जमील, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो मेरे मन में है वो ये कि जब बहुत पहले 11 जून मेरे ख्याल से तब जब नतीजे साझा किए गए थे तो भी डॉक्टर बलराम भार्गव जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर हैं, उन्होंने ये कहा था कि कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है क्योंकि 0.73% हम प्रेवलेंस पॉपुलेशन में देख रहे हैं उनमें ये इन्फेक्शन है। तो अभी जो नंबर आया है 0.73, ये भी उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं किया है। तो ये तो काफी पुराने नतीजे उठा के आईसीएमआर हमें अभी दे रहा है। आईसीएमआर ने जो हमको नतीजे दिए हैं वो जो लेटेस्ट नतीजे हैं वो अर्ली मई के हैं। जो सैम्पलिंग हुई थी वो मई के शुरू में हुई थी। तो ये उसके ही नतीजे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये लॉजिक बिल्कुल गवारा नहीं करती इस बात को कि हमारे मुल्क में इस वक्त 45 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं और हम आज भी कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। और अगर इसमें कोई बुराई नहीं है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है। जो बात है वो सामने सच सच आनी चाहिए, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और इसमें जो नंबर हमें दिखाया जा रहा है 28,000 लोगों के ऊपर सैंपल लिया गया। थोड़ा सा इतनी बड़ी हमारी आबादी है, 21 राज्यों में कहते हैं सर्वे किया गया और उसमें 28,000 लोगों का सर्वे किया गया ये, और इसको उठा करके हम इतनी बड़ी आबादी के ऊपर उसको लगा देते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे पचाने के लिए लग रहा है। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जब सैंपल सर्वे होता है तो जाहिर है कि वो एक छोटे सैंपल पे होगा। हर एक को हम टेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये देखने की ज़रूरत है कि जो सैम्पलिंग पॉपुलेशन है वो ठीक से
चुनी गई है कि नहीं। और इसमें मैंने जो देखा है उसके हिसाब से चारों जोन्स के लोगों को लिया है, जहां पर ट्रांसमिशन ज़्यादा है, जहां कम है, हॉट जोन्स हैं जहां ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं है, तो सभी को मिला के लिया है। तो मुझे लगता है कि सर्वे का डिज़ाइन तो अच्छा है, ठीक। और उसके बाद जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने हैं। तो ये ऐसा ही हाँ। हुआ, ये ऐसा ही हुआ जब आप किसी इलेक्शन में पोलिंग के बाद एक सैंपल सर्वे करते हैं। आप हर एक से नहीं पूछते कि तुमने किसको वोट दिया है। आप अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख लोग हैं तो उनमें आप 100-150 लोगों से पूछते हैं, और उसके बेसिस पे आप ये तय करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी आगे चल रही है। ठीक। तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। वो भी गलत होता है तब बहुत से टाइम, और ये भी गलत हो सकता है। डिपेंड इस पे करता है कि आपकी सैंपलिंग पॉपुलेशन कैसी है। तो इसको क्लियरली समझने की जरूरत है। तो डॉक्टर, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? आपको ये जो नंबर सामने आ रहे हैं, चाहे वो टोटल पॉपुलेशन में कितना फैला है वो नंबर हो, या पॉजिटिविटी रेट आ रहे हों, ये भी अब कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि रूरल एरियाज में अब ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दिखाई दे रहा है, जबकि पहले जब 11 जून में बोला गया था तो ये कहा था कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाके में नहीं फैला है, अर्बन में ज्यादा है। तो आपका एक्सपीरियंस इन सब रिजल्ट्स को देख के क्या कह रहा है? देखिए, जो डेटा है वो आपके सामने है, और मैं नहीं मानता कि डेटा को सबके सामने लाने में कोई गड़बड़ी हुई है। मैं तो डेटा जो प्रेजेंट किया गया है उसको सही मानता हूँ। इसमें देखने की बात यह है कि जो चीज़ समझ में नहीं आती वो ये कि अगर इस सैंपल साइज में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.73% है, तो हमने पूना में भी देखा, हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली में एवरेज इस वक्त करीब जो सैंपल सर्वे हुआ था उसमें तकरीबन 25%, 29% लोगों में एंटीबॉडीज थी। पूना में करीब 51% में एंटीबॉडीज थी। तो जो लिमिटेड सीरो सर्वे हो रहे हैं शहरों में, उसके हिसाब से ये जो बड़ा सीरो सर्वे हुआ है इसके नंबर्स बहुत अलग हैं। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसकी टाइमिंग अलग थी। तो ये सीरो सर्वे रेगुलरली होने चाहिए, जब भी हमको ये पता चलेगा कि सही हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो तभी हमें पता चलता है। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि जो प्रेवलेंस हमें दी गई है वो मई की शुरुआत की हो, 11 मई की शुरुआत की हो, और जून के महीने की ना हो। तो ऐसे में आपने इतना लंबा टाइम ले लिया, लेकिन आपने हमें जो प्रेवलेंस दी वो एकदम शुरुआत की दी है। जी जी, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। जब ये सीरो सर्वे हुआ था उस वक्त इंडिया में 50,000 55,000 के करीब कंफर्म्ड केसेस रिपोर्ट हुए थे। आज को 45 लाख के ऊपर केसेस हैं। तो जो सीरो सर्वे उस वक्त हुआ था उसका रिजल्ट हम आज सही नहीं मान सकते। वो उस वक्त के लिए सही रहा होगा, लेकिन आज के लिए उसको सही नहीं मान सकते। बिल्कुल। तो आईसीएमआर ने ये रिजल्ट अब साझा किया है। इसका अगर मैं देखती हूँ, मुझे इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना पुराना अगर नंबर है तो इससे नीति भी कैसे बनाई जाएगी, या हम भी इसको जर्नलिस्टिकली क्या देखें इसमें? नहीं अंजलि, आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल सही है। इतना पुराना नंबर, इतनी तेज रफ्तार से जो एपिडेमिक फैल रही है, उसमें देने का कोई हिसाब बनता नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है, ये सीरो सर्वे के रिजल्ट बहुत पहले आ चुके थे और कंफर्म हो चुके थे। ये वो अलग बात है कि ये दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। बिल्कुल। तो 11 जून को ही शायद अगर ये सब डिटेल्स हमें दे दी होती तो शायद लोगों को भी हमें समझाने में ज्यादा आसानी होती कि उन्हें क्या करना है। हाँ, वो सब सही है। और उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन उसी वक्त अवेलेबल थी। ठीक। हाँ, मई में और जून में अवेलेबल थी। तो उम्मीद ये की जाती है कि गवर्नमेंट ने इसको लेके ही आगे की पॉलिसी बनाई होगी।
हमें आपको नहीं पता वो बात, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि आईसीएमआर ने भले ही ये पब्लिक ना किए हों बहुत ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं, लेकिन सरकार को तो दिए होंगे और सरकार ने कुछ सोच करके नीतियां बनाई होंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमील साहब। शुक्रिया। चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि आपके भेजे हुए सवालों के जवाब क्या हैं, साथ ही आपको समझाएंगे कुछ बेहद जरूरी आंकड़े जिसमें दिखता है कि कैसे हमारे कुछ राज्य वो तो अपने कर्व को फ्लैट कर चुके हैं, लेकिन कुछ राज्य अभी बहुत बुरे हाल में हैं। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का वक्त है, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सरीन जुड़ रही हैं, जो कि कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी की और क्रिटिकल केयर मेडिसिन की फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर सरीन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें प्रत्युष ने भेजा है दिल्ली से। मेरा नाम प्रत्युष है। मेरा प्रश्न ये है कि सलून और पार्लर जाते वक्त अब वहाँ के लोग पहले जैसी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, ना ही वह अपने हैंड्स को सैनिटाइजर से धो रहे हैं और ना ही वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में हमें वहाँ जाते वक्त कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए और अपने आप को संक्रमण से कैसे बचाना चाहिए? डॉक्टर सरीन, हेयर कट कराना चाहते हैं अगर, तो चिंताएं तो होती हैं। इस टाइम पे स्पेसिफिकली लास्ट वीक में जैसे दिल्ली के केसेस में नया सर्ज आ रहा है, तो बेटर है कि कुछ दिन के लिए आप इस चीज को स्थगित कर दें एंड आप अपने घर में रहें, बिकॉज सैलॉन्स में काफी चांसेस होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होने का। जो वहाँ का स्टाफ होता है, अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लें, अगर दो जनों के बीच में वो चेयर क्लीन नहीं करें, अगर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बिटवीन यूजेज स्टरलाइज नहीं करें, अपने हैंड्स वॉश नहीं करें, तो फिर आप कितनी भी प्रिकॉशन ले लीजिए, आप एक्सपोज होंगे ही। सो इट इज बेटर इन द करंट सिनेरियो, जब केसेस बढ़ रहे हैं, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आप घर में ही रहिए और हेयर कट के लिए सैलून ना जाएं। बिल्कुल, और क्लोज स्पेस भी है सैलून, तो रिस्क तो बना ही रहता है। चलिए एंड क्लोज स्पेस। अगला सवाल ले लेते हैं। सृष्टि पूछ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि धवन है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस समय में खाना बाहर रेस्टोरेंट से मंगाकर खाना या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सेफ है और क्यों? ओके, बताइए डॉक्टर। इसमें एक तीसरा ऑप्शन ऐड कर लीजिए, खाना घर में बनाना। वो सबसे सेफ है। एंड अगर आप इन दोनों ऑप्शंस में देखेंगे, रेस्टोरेंट में जाके खाना इज वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि आप एक क्लोज एयर कंडीशन स्पेस में बैठ के खाएंगे, वहां पे आपको अपना मास्क रिमूव करना पड़ेगा खाने के लिए। वो एक अभी रिसेंटली मुरथल का जो हमारे सामने इंसिडेंट आया है कि 1 वीक में 10,000 लोग वहां ने मुरथल के एक ही ढाबे को विजिट किया, जहाँ पे 65 वर्कर्स हैव टर्न टू बी पॉजिटिव। तो ये एक सुपर स्प्रेडर के जैसे है रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना। उसको तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। मेंटली सोच लीजिए कि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और रेस्टोरेंट्स नहीं खुले हैं, आपको बहुत ज्यादा अर्ज हो रहा है बाहर से खाने का, आप ऑर्डर कर सकते हैं फूड को, क्योंकि कुक्ड फूड के थ्रू वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया है अभी तक। जो खाना डिलीवर होता है, आप उसकी पैकेजिंग चेंज कीजिए, सेफ साइड खाना रीहीट कर लीजिए एंड फिर आप उसको खा सकते हैं। बट मेरा थर्ड ऑप्शन याद रखिए, घर में खाना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात हमारे दर्शक सुनेंगे और घर पे खाना पकाएंगे। आपके लिए हेल्दी भी ज्यादा है, कुछ दिन और मैनेज कर लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, अब आपको एक खास आंकड़ा दिखाते हैं। दरअसल अगर आप ये जो आज हम बता रहे हैं कि 96,000 से ज्यादा नंबर्स आ गए हैं, इनको देखें तो ये कुछ राज्यों से आते हैं, और जिनमें 5 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा मामले आते हैं वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। लेकिन अब हम आपको ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कुछ राज्यों में ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। वहां पे एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हैं, एक बार दोबारा मामले ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अब हमने सबसे ज्यादा पैंडेमिक की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत के कुछ और राज्य हैं जो कि कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, हरियाणा ने कहीं ना कहीं इस
पैंडेमिक पे कंट्रोल पाया हुआ था, वो काबू में था, लेकिन एक बार फिर से अनलॉक जैसे होता जा रहा है, लोग अपनी सारी सावधानियां भूल गए हैं और ये जो ग्राफ है एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं। मार्च की शुरुआत से लेकर के सितंबर, जो 10 सितंबर तक का हम ये आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का दावा है कि शुरुआत में उसने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन आखिर के ये जो महीने देख रहे हैं आप, खास तौर पे सितंबर के महीने में इन राज्यों से बिल्कुल अपने आंकड़ों पर काबू नहीं किया जा रहा है। क्या ये अनलॉक की वजह से हो रहा है, ये कोई दूसरी वजह है, या टेस्टिंग बढ़ रही है, पहले नंबर आ ही नहीं रहे थे सामने, भगवान जाने क्या वजह है। लेकिन आपको ये भी दिखाते हैं कि जो राज्य शुरुआत में, साउथ के कुछ राज्य हैं दक्षिण भारत के, जो कि शुरुआत में बहुत ज्यादा नंबर्स दिखा रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश को देखिए, अभी भी नंबर 2 पे केसेस रजिस्टर कर रहा है डेली के हिसाब से, लेकिन उसने इस कर्व को फ्लैट कर रखा है और उम्मीद ये करते हैं कि इसके बाद वो नीचे की तरफ ही जाएगी, ये जो कर्व है। ऐसे ही हम तमिलनाडु के कर्व को भी एक बार देख लेते हैं। तमिलनाडु के कर्व को देखिए, शुरुआत से ही हम तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे थे कि वहां पर बार बार लॉकडाउन किया जा रहा था और वहां पर बहुत ज्यादा फैल रहा था, लेकिन उसने भी अपनी कर्व को कहीं ना कहीं फ्लैट कर रखा है। तो हमें ये समझना होगा कि कर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब तक ये ऊपर जाती रहेगी हमारे लिए दिक्कत बनी रहेगी। जब हम इसे फ्लैट कर देंगे उसके बाद उम्मीद यही है कि उसके बाद हम उसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, और यही हमें पूरे देश में करना है। और ये तभी होगा अगर आप सब सहयोग देंगे, सब मास्क पहनेंगे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या अपने दफ्तर में हो, और अपने हाथों को साफ रखेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, और जब मौका मिले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।